गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की मैथ्स की क्लास में प्रश्नावली चैप्टर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में प्रश्नावली 2 कंप्लीट किए थे। इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली 3 पढ़ने से पहले उस प्रश्नावली में यूज़ होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे दो चरों के युग्मपद समीकरण का मानक रूप। क्या बताया था सबसे पहले कि मानक रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं दो चरों के समीकरण को। यहाँ पर युग्मपद समीकरण लिखा है, मतलब दो समीकरण एक साथ दिया रहेगा तब क्या बोलते हैं उसको? युग्मपद समीकरण। तो इसका मानक रूप होता है a1x + b1y = c1, और दूसरा समीकरण होता है a2x + b2y = c1। तो यहाँ पर जो a1 है x का गुणांक है, b1 y का गुणांक होता है और c1 अचर पद होता है। तो ये सेकेंड समीकरण में a2 x का गुणांक है, b2 y का और c2 अचर पद है दूसरे समीकरण में। तो जब भी हल करोगे क्वेश्चन तो दो समीकरण दिया रहेगा तो उससे इसकी तुलना करोगे। तो a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का मान क्या करोगे? निकालोगे। तो कंडीशन तीन प्रकार के, अब इसमें अगर अनुपात निकालोगे a1 और b1 या b1 और b2 और c1 और c2 का, तो तीन प्रकार से हो सकता है। या तो a1 और a2 और b1 और b2 का अनुपात क्या होगा? बराबर नहीं होगा। सबसे पहला कंडीशन a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2, मतलब a1 और a2 का जो अनुपात है b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा, और b1 और b2 का अनुपात c1 और c2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बराबर होगा तो भी, ये अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। मतलब सबसे पहले वाले जो कंडीशन है a1 और a2 वाला पहले देखना, अगर ये कंडीशन सही है तब आगे वाला कंडीशन देखना। तो जब भी हल करोगे तो पहले वाले कंडीशन से ही हल करना। तो यदि a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 हो, यानी a1 और a2 का अनुपात बराबर ना हो b1 और b2 के, तो क्या होगा? अद्वितीय हल प्राप्त। अद्वितीय हल प्राप्त होगा मतलब केवल एक ही हल होगा। अगर ऐसा समीकरण जिसमें a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो हल क्या होगा? एक ही हल होगा, वो भी अद्वितीय होगा। और अगर ग्राफ में दर्शाओगे तो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर कट करेगी। ये वाला ग्राफ पढ़ाया था तब बता दिया था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब किसी बिंदु पर कट करती है तो क्या होता है? वहाँ पर समीकरण का हल एक ही हल होता है अगर एक बिंदु पर कट करती है तो। फिर सेकेंड कंडीशन है, यदि a1 और a2 और b1 और b2, मतलब a1 और a2 का अनुपात जो है b1 और b2 के अनुपात के बराबर हो, लेकिन b1 और b2 और c1 और c2 का अनुपात बराबर ना हो, तब कोई हल प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले a1 और a2 और b1 और b2 का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और c1 और c2 और b1 और b2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, तब कोई हल प्राप्त नहीं होगा। मतलब जो रेखाएं बनेगी दोनों समीकरण का, वो क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होंगी, मतलब वो कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो कोई आंसर नहीं आएगा। फिर है तीसरा कंडीशन, यदि a1 और a2 का अनुपात जो है b1 और b2 और c1 और c2 तीनों का अनुपात क्या हो? आपस में बराबर हो, तो अनेक हल होंगे। आखिरी तक पूरा हल निकाल सकते हो, मतलब हल अनंत होगा। और समपाती रेखाएं होंगी, मतलब एक के ऊपर एक। इस प्रकार से एक रेखा है तो इसी के ऊपर एक और रेखा होगी, तो कटान बिंदु जो होता है प्रतिच्छेद बिंदु, वो क्या होगा? हर जगह हम मान सकते हैं आंसर, इसलिए क्या होगा? इसका अनेक हल होगा। ग्राफ में बताया था इन तीनों को कि यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक ही कटान बिंदु होगा, तो एक ही हल होगा। यदि दोनों समांतर रेखा है तो एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो कोई हल नहीं होगा। और समपाती रेखाएं हैं, यदि समीकरण बनाओगे तो दो समपाती रेखाएं प्राप्त होती है जो एक के ऊपर एक है, तो क्या होगा? अनेक हल प्राप्त होगा। तो ये तीनों कंडीशन याद रख लेना। इसी के बेस पे जो प्रश्नावली 3 के सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है, और c1 और c2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर होता है। और सेकेंड कंडीशन है, कोई हल कब नहीं होगा? जब a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर हो, लेकिन c1 और c2 के रेशियो के बराबर ना हो। और जब तीनों के रेशियो बराबर होता है तब क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 3 के। क्वेश्चन में ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण की अद्वितीय हल है। मतलब सिद्ध करना है कि ये वाला जो दिया गया समीकरण है उसका हल अद्वितीय है कि नहीं। तो सबसे पहले अद्वितीय हल के लिए कंडीशन पढ़े हैं, उसको जानने से पहले क्या करेंगे, जो दिया गया समीकरण है उसको मानक समीकरण बताया था दो चरों का, उससे तुलना करेंगे। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, 3x + 5y = 12 और है 5x + 3y = 4। फिर लिखना दिए गए समीकरण का a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, यानी मानक रूप से दिए गए समीकरण का मानक रूप से तुलना करने पर कोई भी इस प्रश्न वाले जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी दो समीकरण दिया है उसको मानक रूप जो बताया हूँ, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 होता है। इससे तुलना करेंगे तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 3 है, a1 तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला समीकरण में देखो, पहले समीकरण के लिए है तो a1 हो जाएगा, a1 की जगह क्या है, 3 है, x है और गुणांक में 3 है, यहाँ पर क्या है a1, तो a1 की जगह 3 है तो a1 का मान क्या होगा 3। b1 की जगह यहाँ पर क्या है 5, b1 y है और y की जगह y है और 5 है सामने में गुणांक, तो b1 = क्या हो जाएगा 5 और c1 की जगह क्या है 12, तो c1 = क्या हो जाएगा 12। सिर्फ जो मानक समीकरण है उसका इन दोनों समीकरणों से क्या करना है, तुलना करना है। तो जो पहला समीकरण है उसको पहले से और दूसरा है उसको दूसरे वाले समीकरण से तुलना करना है। तो x का जो गुणांक होगा वही क्या होगा, a1 का मान होगा, y का गुणांक होगा वो क्या होगा b1 का मान होगा और c जो अचर पद होगा वो क्या होगा c1 का मान होगा। अब सेम यही करेंगे सेकेंड समीकरण के साथ। तो a2 = क्या हो जाएगा, समीकरण में कितना है 5 है, x का गुणांक इसलिए 5, b2 = क्या हो जाएगा, y का गुणांक कितना है 3 और अचर पद क्या है c2 4। अब क्या करेंगे, a1 और a2 का रेशियो निकालेंगे, b1 और b2 का रेशियो निकालेंगे और c1 और c2 का रेशियो निकालेंगे। तो a1 और a2 ये हो गया a1 और a2 का अनुपात, तो a1 और a2 का अनुपात क्या होगा 3/5, b1 और b2 उसका रेशियो निकालेंगे अनुपात, तो क्या होगा 5/3 और फिर निकालेंगे c1 और c2 का, तो c1 और c2 4 बार 12/4, तो इसको घटा सकते हो, 4 1 कम 4 और 4 तिया 12, 3/1। अब देखो a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, ये 3/5 है, ये 5/3 है, तो समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा। अतः हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखना, चूँकि a1 रेशियो b1 ≠ b1 रेशियो b2, a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। इसलिए दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा।
ठीक है, यहाँ पर हल करना नहीं है, सिर्फ क्या ज्ञात करना है, A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के बराबर नहीं है। क्योंकि सबसे पहले बताया हूँ कि A1 यदि A2 का रेशियो यदि B1 और B2 के रेशियो के बराबर नहीं है तब क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। सबसे पहले एक चेक करना, उसके बाद ये चेक करना है। तो सबसे पहला ही कंडीशन अगर सही नहीं है मतलब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो पहला कंडीशन ट्रू है, A1 और A2 और B2 क्या है, इक्वल टू नहीं है मतलब बराबर नहीं है, तो दिए गए समीकरण का हल जो होगा क्या होगा, अद्वितीय होगा। यही दर्शाना था, मतलब चेक करना था क्वेश्चन में कि समीकरण के अद्वितीय हल है कि नहीं। तो इस समीकरण का क्या है, अद्वितीय हल है, क्योंकि A1 और A2 और B1 और B2 का रेशियो बराबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3 का सेकेंड जो क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे। पहला जो क्वेश्चन था क्या था, अद्वितीय हल को दर्शाना था, यहाँ पर अनेक हल को दर्शाना है। तो सेम वही करेंगे, बस लास्ट में जो चेक किए थे उसमें कंडीशन क्या था कि A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले दिया है करके लिख लेना, उसके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर A1x तुलना करने पर A1 का मान क्या होगा, A1 की जगह क्या है, यहाँ पर 2 है। B1 की जगह क्या है, -3 है। चिन्ह के साथ लिखना है ना, B1 है यहाँ प्लस है y के बाद, तो यहाँ पर y है लेकिन -3 है, इसलिए चिन्ह के साथ लिखना जब भी माइनस दिया रहेगा। तो C1 की जगह क्या है, 5। फिर सेकेंड समीकरण की तुलना करेंगे तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 की जगह है 6 और B2 की जगह क्या है 9 माइनस और C2 की जगह क्या है 15। तुलना करना है और A1 और B1 और C1 और A2 B2 और C2 का मान निकालना है। तुलना कर लेना, फिर क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। A1 अपान A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 और A2 का रेशियो 2/6 B1 और B2 का। इसको आगे कटा सकते हो तो कटा लेना, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, फिर निकाल लेते हैं B1 और B2 का। तो B1 और B2 में क्या है, -3 है B1 और B2 क्या है -9, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 3 9, 3 1 कम 3 और 3 3 9, तो 1/3 आएगा इसमें भी। और देख लेते हैं C1 और C2। C1 है 5 और 15, C2 5 1 कम 5 और 5 3 15, तो ये भी आ जाएगा 1/3। तो देखो A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो और C1 और C2 का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है। तो लिख देना लास्ट में, चूँकि A1 रेशियो B1 A1 अनुपात A2 B1 अनुपात B2 इक्वल टू C1 अनुपात C2 है, इसलिए क्या होगा, जो दिया गया समीकरण है उसका हल अनेक होगा। इसलिए दिए गए समीकरण के अंततः अनेक हल होंगे। ये सिंपल है, सिर्फ क्या करना है, मानक समीकरण से दिए गए समीकरण की तुलना करना है। A1 A2 B1 B2 और C1 और C2 का मान निकालना, रेशियो निकालना, अनुपात यदि बराबर है तीनों का तो क्या होगा, अनेक हल होंगे। अगर अनुपात A1 और A2 और B1 और B2 बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। और यदि पहला बराबर है और सेकेंड B1 और B2 और C1 ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। सिर्फ 3 कंडीशन याद रखना है।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं समीकरण मतलब प्रश्नावली 3 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, तब ये जो k है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। k के किस मान के लिए समीकरण का जो कोई भी हल नहीं होगा। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में एक अद्वितीय हल ज्ञात कर, अद्वितीय हल के लिए मतलब k का मान ज्ञात करना है जब इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया समीकरण है उसकी तुलना करेंगे। दिए गए समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर पहले समीकरण लिख लेना, दिया गया है कहकर उसके बाद लिखना। मैं अभी जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी में पूरा पहले जो क्वेश्चन में बताया था वैसे ही लिख लेना। दिए गए समीकरण का मानक रूप से तुलना करने पर सबसे पहले यही करना है कि कोई भी दिया गया समीकरण उसकी मानक रूप जो a1 x प्लस b1 y बराबर c1 होता है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a1 इक्वल टू क्या है, a1 की जगह देखो क्या है, k है। b1 की जगह क्या है, -5, और c1 की जगह क्या है, 2। फिर a2 की जगह क्या है, 6, b2 की जगह क्या है, +2, और c2 की जगह क्या है, 7। ये मान कैसे आया पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, बार बार उसी को अब नहीं बताऊँगा, तो देख लेना एक बार और पीछे वाला अगर ना समझ में आए कैसे आया है तो। उसके बाद क्या करना है, अब क्वेश्चन में दिया है कि समीकरण के निकायों का कोई भी हल नहीं होना चाहिए। चूँकि हम जानते हैं कि समीकरण के निकाय के कोई भी हल के लिए क्या शर्त होता है, लिख देना, चूँकि समीकरण निकाय के चूँकि समीकरण निकाय का कोई भी हल न होने पर क्या होगा, a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सबसे पहले बताया था कि a1 और a2 का रेशियो यदि b1 और b2 के रेशियो के बराबर है लेकिन c1 और c2 के रेशियो के बराबर नहीं है तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता। इसीलिए k का मान निकालना है तो कंडीशन ये है कि कोई भी हल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसकी शर्त जो है कोई भी हल ना होने के लिए वो क्या है, a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर हो लेकिन c1 और c2 के अनुपात के। अब यहाँ पर a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 का मान रख दोगे फिर k का मान निकल जाएगा। तो a1 की जगह क्या है, k है, a1 की जगह क्या है, k, a2 की जगह क्या है, 6, b1 कितना है, -5, और b2 कितना है, 2, फिर c1 कितना है, 2, और c2 कितना है, 7। अब k का मान निकालना है तो ऐसे समीकरण में 3 ठो होता है तो पहला वाला भाग ही लेना, उससे निकल जाएगा k का मान। जब भी k का मान ज्ञात करने के लिए बोला है तो ये वाला हिस्सा लेना, k का मान निकल जाएगा। सिर्फ इन दोनों को हल करना, लास्ट वाला छोड़ देना, तो k का मान निकल जाएगा। अब इन दोनों को हल करोगे तो क्या होगा, ये इधर जाके गुणा करेगा, भाग में है इधर ले जाओगे तो क्या होगा, गुणा, ये इधर भाग में इधर ले जाओगे तो क्या होगा, गुणा। तो 2 का गुणा करोगे k से तो 2k हो जाएगा, अरे हो जाएगा -5, और गुणा करोगे किससे, 6 से। सिर्फ इन दोनों को हल कर रहा हूँ ना, इसको छोड़ दिया हूँ। तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, -30, तो k इक्वल टू हो जाएगा -30 बटे कितना, 2, यानी कि -15। तो k का मान कितना आया, 15। तो k के
मान -15 होने पर जो समीकरण दिया गया है उसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए समीकरण के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान याद करना है। तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे मानक समीकरण से। दिए गए समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करने में क्या होगा, a1 क्या होगा, तुलना करोगे तो a1 की जगह क्या है, k है, तो k। b1 की जगह क्या है, 3। c1 की जगह क्या है, k-3। फिर a2 की जगह क्या है, 12। b2 की जगह क्या है, k। और c2 की जगह भी क्या है, k। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया क्या है, एक अद्वितीय हल, तो एक अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होता है जानते हैं, हम जानते हैं, या फिर लिख देना, चूंकि किसी समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए कंडीशन या शर्त, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इसलिए a1 और a2 का मान में यदि a1, a2 और b1 और b2 नॉट इक्वल टू, तो a1 और a2 का मान यहाँ से रख दोगे, तो मान रख देते हैं इधर। a1 की जगह क्या है, k। a2 की जगह क्या है, 12 नॉट इक्वल टू, b1 की जगह क्या है, 3। और b2 की जगह क्या है, k। अब पक्षांतर करोगे तो 12 इधर जाके गुणा करेगा, भाग में है तो k इधर आके गुणा करेगा, तो k और k का गुणा करोगे तो k² नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 12 और 3 का गुणा करोगे, 12×3 = 36, तो k² नॉट इक्वल टू 36। लेकिन वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू ना √36, और √36 क्या होता है, ±6। 36 जो है 6 का वर्ग है, इसलिए 6 आएगा, ± इसलिए क्योंकि -6 का भी वर्ग क्या होता है, -6 का भी वर्ग करोगे तो भी 36 आएगा, और +6 का भी अगर वर्ग करोगे तो भी क्या आएगा, 36 ही आएगा। तो 36 है, तो अगर वर्ग मूल निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये माइनस का है कि प्लस का, इसलिए ± दोनों से चिन्ह लिख देते हैं, तो ये आंसर होगा। तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू, मतलब k की वैल्यू ± में 6 नहीं होनी चाहिए, तब ये जो समीकरण है इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल हो। जब समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे तब इन समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन है जो पहले जो क्वेश्चन चौथा पढ़े थे उसी क्वेश्चन जैसा है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर अनेक हल के लिए कंडीशन लेके क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में अनेक हल दिया है तो ये वाला कंडीशन लगाना है, अनेक हल वाला, अद्वितीय हल वाला दिया है तो अद्वितीय हल वाला, और कोई भी हल ना हो वो वाला। 3 कंडीशन है, तीनों याद रख लेना। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन दे दे तो इसमें k का वैल्यू या कोई भी अचर पद की वैल्यू क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। तो ये याद रखना है कि कौन सा कंडीशन दिया है और सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले समीकरण दिया है उसका तुलना करके a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान ज्ञात करना है।
जैसे कि सबसे पहले लिखना दिया है, क्या दिया है, समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 7 और k - 1 x + k + 2y = 3k। अब यहाँ तुलना करोगे, लिख लेना। तुलना करने पर यहाँ a1 की जगह क्या है, 2 है, b1 की जगह क्या है, 3 है, और c1 की जगह क्या है, 7 है। a2 की जगह क्या है, k - 1 है, b2 की जगह क्या है, k + 2 है, और c2 की जगह क्या है, 3k। चूँकि दिया क्या है, चूँकि समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल है, अंततः अनेक हल है, इसलिए क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c/c2 में से क्या निकालेंगे, k1 का मान निकाल सकते हैं। चूँकि अब a1 का मान रखो तो a1 का मान कितना है, 2, a2 का k - 1 = b1 कितना है, 3, और b2 कितना है, k + 2 = c1 कितना है, 7, और c2 कितना है, 3k। अब ये आ गए। अब तीनों को हल करके देखना क्या क्या मान आता है। पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और इन दोनों को, मतलब दो दो लेके देखना, 3 प्रकार से हल करना। उसके बाद जो जो मान आएगा तो सब में सेम ही मान आएगा, तो तब जो आंसर होगा क्या होगा, वही होगा। देखते हैं हल करके। पहले इन दोनों को लेते हैं, 2/k - 1 = 3k + 2। ठीक, ये इतने इन दोनों को लिया हूँ, पहला और सेकेंड, मतलब a1 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो। तो तिर्यक गुणा होगा, ये इधर क्या है, भाग में है, इधर आके गुणा करेगा, तो 2 से गुणा करोगे तो 2k, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। इधर से गुणा करोगे तो 3k और -3। ठीक, या फिर ऐसे लिख लो, अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो रुको। ये लिखा है 2k + 2, इधर आके भाग में है, गुणा हो गया, और इधर 3, ये गुणा भाग में था, उधर चल के क्या हो जाएगा, गुणा में। तो ये आ जाएगा 2k + 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा 3k और -3। अब हल करोगे, इधर देख लो, हल कर रहा हूँ। 2k + 4 = 3k - 3। पक्षांतर कर दोगे, इसको इस पर ला लो, उसको उस पर ले जाओ। 2k + 4 = 3k - 3। तो 3 को इस पर लाओगे तो माइनस में हो, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस, और जो 2k है इस पर प्लस में है, उस पर जा क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 4 पहले से ही है, 3 आके प्लस में हो जाएगा, ये 3k माइनस क्या हो जाएगा, 2k। तो 4 और 3 क्या हो गया, 7, और 3k में 2 के घटाओगे तो कितना बचेगा, k, 1 के बचेगा। तो k बराबर क्या आया, 7 आया इन दोनों को लेने से। अब इन दोनों को लेके देखो, यहाँ पर बनाता हूँ। अब कौन सा, लास्ट के 2 पद, 3k + 2 = 7, 3k। इसको हल करेंगे तो इसमें भी हल करेंगे तो क्या होगा, तिर्यक गुणा, मतलब ये इधर भाग में तो इधर आके गुणा करेगा तो 3 × 9k हो जाएगा, और ये 7 × k + 2, तो ये हो जाएगा 9k = 7
का के साथ गुणा करोगे तो 7k और 7 दूनी 14। पक्षांतर कर लो, 7 को इस पर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9k माइनस 7k प्लस में इस पर माइनस, और ये बचेगा क्या 14। तो 9k में 7k घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 में 7 घटाओ 2k इक्वल टू 14, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2। तो k बराबर क्या आएगा 7 दूनी 14, तो 7 आ गया इधर भी। तो इन दोनों को लेने पर भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इन दोनों को लेने पर भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अब पहला और तीसरा लेके भी देखोगे तो भी क्या आएगा 7 आएगा। इसको हल करके देख लेना, पहला और तीसरा इसको भी हल करना, इसमें भी कितना आएगा 7 आएगा। तो k की वैल्यू क्या होगी 7, तो आंसर क्या होगा 7। तो निम्नलिखित समीकरण में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें k की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखना दिया क्या है, अनंत हल के लिए k का मान ज्ञात करना है, तो अनंत हल वाला कंडीशन लगेगा। अगर अद्वितीय हल के लिए बोला है तो अद्वितीय हल वाला कंडीशन लगेगा, और कोई भी हल नहीं है तो उसके लिए कोई भी हल वाला लगेगा। और सब में करना वही है, a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 का मान तुलना करके मानक समीकरण से निकालना है और इसमें रख देना है। जो कंडीशन है उसमें रख दोगे तो जो भी k का मान आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम में, तो ये बना के देख लेना। पहला क्वेश्चन बताया हूँ, 3-4 क्वेश्चन इसमें इस क्वेश्चन में भी है, और पिछले जो क्वेश्चन बताया था उस टाइप के भी 2-4 क्वेश्चन है, तो उसको बना लेना। ठीक है, इस प्रश्न वाले में जितने भी क्वेश्चन अब बचे हैं सबको बना लेना। अब और कोई क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ। अब सीधा नेक्स्ट क्लास में जो अगले अध्याय है, अध्याय 3 पढ़ेंगे। ठीक है।